दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश। और दोस्तों न्यूज मंथन का ये खास एपिसोड जो कर्नाटक के चुनावी नतीजे और उसके निहितार्थ पर है। क्या मतलब है इस नतीजे का? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक में राज कर रही थी, रूल कर रही थी, उसके नेता वर्षों से ये कहते रहे, सरकार तो आती है जाती है, लेकिन आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, दोनों को कर्नाटक पर इतना भरोसा था कि उनको लगता था कि कर्नाटक उनका सिंह द्वार है जो दक्षिण भारत में खुलता है उसके लिए। तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम भावी परियोजनाओं का सिंह द्वार कर्नाटक आज उनके हाथ से निकल गया। कांग्रेस पार्टी की अपने दम पर स्टेबल सरकार बनने जा रही है। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जो दो वरिष्ठ नेता हैं, एक कांग्रेस अध्यक्ष और एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस जीत पर क्या कहा, वो एक एक लाइन में आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पूरी पार्टी की कलेक्टिव यानी सामूहिक प्रयासों की जीत है। इसके लिए लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने हमें पसंद किया। मोहब्बत और सद्भाव, सेकुलरिज्म, उसकी जीत है। राहुल गांधी ने ज्यादा साफ ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि क्रोनी कैपिटलिस्ट जो ताकतें हैं, उनके विरुद्ध जनता की ताकत के साथ हम थे। हमने गरीबों का साथ, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी। और ये जो जीत है वो मोहब्बत की जीत है। देश को मोहब्बत अच्छी लगती है, कर्नाटक की जनता ने ये बताया है। यहां मोहब्बत की दुकानें खुली हैं, नफरत की बंद हुई हैं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि 5 गारंटी यानी जो 5 वायदे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार तत्काल पूरा करेगी। इस चुनाव के बारे में कि चुनाव में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। और चुनावी जीत के क्या मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, चूंकि सरकार की बात है, राहुल जी ने कहा कि उनकी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी वो 5 गारंटी जो उसने किया है चुनाव प्रचार के दौरान, उसे पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो लेकिन सरकार को चलाएगा कौन? सरकार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस आला कमान किसको अपना कैप्टन बना रहा है कर्नाटक का? ये आज का बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहा है मुख्यमंत्री पद का। विधायकों की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जिसे बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं से, जितने नेताओं से हमारी बातचीत संभव हो सकी, कुछ प्रांतीय भी, कुछ केंद्रीय भी, कोई भी खुलकर इस बारे में नाम किसी का नहीं लेना चाहता। लेकिन संकेतों में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। और उन संकेतों को जितना मैंने पढ़ा है दोस्तों, उसके मुतालिक सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ज्यादा संभावना है, बल्कि प्रबल संभावना है कि सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं एक बार कर्नाटक के, वो फिर से राज्य के नए कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और डीके शिव कुमार जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सिद्धारमैया के साथ जिनकी जोड़ी इस चुनाव में यूं कहा जाए कि विजय रथ को हाँकने वाली जोड़ी बनी है, डीके शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष न केवल बने रहेंगे, हो सकता है कि वो कैबिनेट का हिस्सा भी बने। और यह भी एक बात चल रही है कि चूंकि सिद्धारमैया साहब का ये आखिरी चुनाव है, वो स्वयं घोषित कर चुके हैं कि ये उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव है। तो अगर वो मुख्यमंत्री बन करके 3 एक साल काट लेते हैं,
4 एक साल काट लेते हैं तो हो सकता है कि आखिर में यानी 1.5-2 साल जब चुनाव रह जाए तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि वो अगले चुनाव को उसकी कप्तानी करें, यानी मुख्यमंत्री के तौर पे वो अगले चुनाव से पहले की सरकार को चलाएं और दिग्विजय का रास्ता यानी फिर से अगला चुनाव जिताने की भरपूर कोशिश करें। ये एक फार्मूला बनता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ फार्मूला बना था, लेकिन वो अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि भूपेश बघेल की लोकप्रियता काफी मजबूती के साथ जमीन पर आ गई थी और लोग अस्वीकार बिल्कुल कर रहे थे जिन सज्जन को मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी। सिंहदेव साहब की बात मैं कह रहा हूं, टीएस सिंहदेव। लेकिन कर्नाटक की स्थिति दोस्तों बिल्कुल अलग है, चूंकि सिद्धारमैया साहब कह चुके हैं स्वयं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि 2.5 साल या 3 साल सिद्धारमैया साहब रहें और 2 साल डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया जाए ताकि वो अगले चुनाव की तैयारी कर सकें। एक ये फार्मूला, इस पर डिस्कशन पार्टी के अंदर चल रहा है। क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिद्धारमैया साहब के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस कांग्रेस पार्टी में भरपूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात इस चुनाव की दोस्तों, चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि इन कारणों से चुनाव जीती कांग्रेस, इन कारणों से चुनाव जीती। मैं समझता हूं कि ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 4 वे कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने यह चुनाव जीता है। पहला, मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बॉम्बई सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, यह पहला कारण रहा। दूसरा कारण रहा, कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में यानी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अध्यक्षता में और राज्य स्तर पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की सदारत में कांग्रेस ने जिस तरह से कैंपेन किया और जिस तरह से राहुल गांधी ने एक मार्गदर्शन दिया इस पूरे कैंपेन को, उसमें सोशल जस्टिस के एजेंडे को बहुत प्रमुखता से कर्नाटक में पार्टी ने सामने रखा। और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि कर्नाटक में कांग्रेस को जो बाद के दिनों में शिकस्त मिली थी उसमें हिंदुत्व के आधार पर एक ध्रुवीकरण, जो जातीय ध्रुवीकरण, कहने को तो यह हिंदुत्व है लेकिन दरअसल जातियों की जो गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की उसके कारण उसको कुछ कामयाबी मिली थी। अपने बल पर तो बीजेपी ने आज तक कर्नाटक में कभी सरकार नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, जबकि कांग्रेस न जाने कितनी बार बना चुकी है। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व के गार्व में जो एक जातीय गोलबंदी की पूरी चुनावी रणनीति होती थी उसको डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की जोड़ी ने उसको खंड खंड कर दिया। यहां तक कि जो लिंगायत समाज कहा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का बेस, उसमें भी दरारें पड़ गईं और माना जा रहा है, चुनावी नतीजे की व्याख्या बाद में होती रहेगी, बहुत सारे आंकड़े बाद में आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि लिंगायतों का भी एक सेक्शन इस बार कांग्रेस के लिए ठीक ठाक नंबर में, ठीक ठाक संख्या में मतदान उसने किया है। तो एक ये कारण रहा कि सोशल जस्टिस का एजेंडा जो राहुल गांधी को हाल के वर्षों में बेहद प्रिय है और जो रायपुर के पार्टी के महाधिवेशन में चीजें पारित हुई उनको खूब प्रचारित किया गया। और इसकी वजह से दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों के नेतृत्व में जो हिंदुत्ववादी, उग्र हिंदुत्ववादी जो एजेंडा पेश करने की कोशिश की गई चुनाव के बिल्कुल आखिरी चरण में, वो कामयाब नहीं हो सकी। यानी सोशल जस्टिस के एजेंडे के सामने अगर देखा जाए तो वेलफेयर स्कीम्स के एजेंडे के सामने जितना हिंदुत्ववादी वितंडा खड़ा किया था बीजेपी आरएसएस ने, सब खंड खंड हो गया। जब बजरंग दल और पीएफआई के बारे में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कुछ ऐलान किए तो उसके बाद माना गया, मेनस्ट्रीम मीडिया जो दिल्ली का कहलाता है राष्ट्रीय मीडिया, उसने कहना शुरू किया अब तो बीजेपी जरूर जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि बजरंग बली को ला दिया है उसने मैदान में। बजरंग दल पर कार्रवाई की बात करी थी कांग्रेस पार्टी ने,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम जो नेता बीजेपी के हैं, उन्होंने उसको बजरंगबली बताना शुरू कर दिया। कहां बजरंग दल, जो मासूम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर हमले कराने के लिए कुख्यात रहा है, उसकी तुलना बल्कि उसका पर्यायवाची लोगों ने बजरंगबली यानी हनुमान उनसे करना शुरू किया, जो हिंदू समाज, हिंदू धर्मावलंबियों के बीच में एक बहुत बड़े धार्मिक प्रतीक पुरुष माने जाते हैं, एक प्रतीक माने जाते हैं, देवता के तौर पे उनको पूजा जाता है, उनके बराबरी में खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि कर्नाटक के लोगों ने, शहरी हों चाहे देहात के लोग हों, सबने इसको नापसंद किया। ज्यादातर लोगों ने नापसंद किया। सिर्फ आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इसको पसंद किया या बजरंग दल के लोगों ने पसंद किया। इसको चुनाव आयोग ने इस मामले में इंटरवीन नहीं किया। कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने इस पर पिटीशन दिया था कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस पर प्रचार न कर सकें बीजेपी के नेता। लेकिन निर्वाचन आयोग बिल्कुल खामोश रहा। निर्वाचन आयोग की खामोशी के बावजूद कर्नाटक की जनता ने अपनी नापसंदगी का बुलंद इजहार किया इस चुनावी जनादेश से, और उन्होंने बजरंगबली को बदनाम करने, उन्हें बजरंग दल से जोड़ने की जो एक बीजेपी नेताओं की कोशिश थी, उसको सिरे से खारिज किया है। इस जनादेश का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू ये उभर कर सामने आया है। और दोस्तों, बिल्कुल जो चौथा पॉइंट है जो इस चुनावी जीत का, वो जो मैंने चर्चा भी उसकी की, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में लिंगायतों और अति पिछड़ी जातियों के बीच में गोलबंदी के कारण बीजेपी जरूर चुनाव में कई बार परफॉर्म ठीक ठाक करती रही है और किसी तरह से तोड़ मोड़ कर सरकार बना लेती रही है, ऐसा कई बार किया। लेकिन इस बार येदियुरप्पा से लेकर के और कई अन्य नेता जो लिंगायत समाज से, वो अंदर अंदर क्षुब्ध थे। और दूसरी तरफ महिलाएं, जिस तरह का उपद्रव, जिस तरह की हुलिगनिज्म जो बीजेपी से जुड़े संगठन सड़क पर दिखाते रहे हैं, महिलाओं में भी काफी रोष था। पिछड़ा समाज, दलित समाज, इन सभी समाजों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा शासन से एक नाराजगी थी। यहां तक कि मठों के लोग कहने लगे थे, और उन्होंने तो प्रधानमंत्री तक शिकायत की थी कि उनको जो ग्रांट आती है, ग्रांट, उसमें भी 30% कमीशन की बात की जा रही है। तो 40% कमीशन की सरकार को मठों की ओर से भी शिकायत आ गई कि 30% कमीशन उनसे भी मांगा जा रहा है। ऐसा भी कई बहुत जगह ऐसा भी हुआ, और कई जगह तो दूसरे और उपक्रमों के लोगों ने, निजी क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने इस तरह की कमीशन खोरी की शिकायत की कि सरकार में बैठे लोग किस तरह से 40% कमीशन की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये 40% कमीशन वाला जो नारा है, वो काफी हद तक लोकप्रिय इतना हुआ कि वो क्लिक कर गया इस चुनाव में। तो ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जितने विभाजनकारी नारे थे, जो उनका एजेंडा था, वो पूरी बुरी तरह फेल कर गया दोस्तों। और न्यूज मंथन में दोस्तों, आखिरी जो पहलू मैं उठा रहा हूं कर्नाटक के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि इससे, इस जनादेश का राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या निहितार्थ है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीति की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद 4 चुनाव, बल्कि मैं कहूंगा 4 चुनाव और लड़े जाने हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उसके बाद तेलंगाना में। मैं समझता हूं इन चारों राज्यों के चुनाव के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, यानी विपक्षी खेमे की जीत, उसका मनोबल बढ़ाने वाली है। जो पार्टियां इन्वॉल्व हैं विपक्ष की तरफ से इन चारों राज्यों के चुनाव में, मैं तो कहूंगा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसके कांग्रेस से रिश्ते बहुत खराब हैं, उनको भी इससे बल मिलने जा रहा है। कांग्रेस की कर्नाटक जीत से तेलंगाना की टीआरएस को भी बल मिलेगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस भले ही उनकी मुखालफत में हो, कांग्रेस भले ही एक विपक्षी दल के रूप में सामने हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो उभरती हुई ताकत तेलंगाना में है, उभरती हुई ताकत, इस बार के चुनाव में बीजेपी के बारे में, वो बीजेपी स्वयं डंका पीट रही है कि वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरेगी या सरकार बनाएगी।
तो बीजेपी के लिए तेलंगाना में मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस को भी फायदा होगा, तेलंगाना टीआरएस को भी फायदा होगा। कौन कितना फायदा ले लेता है ये उनके स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि 5 सालों से अशोक गहलोत सरकार है, तो लोग कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। इस बीच में सचिन पायलट जो है बगावती सुर में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल न केवल पार्टी के लिए, समाज के लिए और राजस्थान के लिए एक गैर जरूरी कदम है, बल्कि काफ़ी इमेच्योरिटी भी उनके हर कदम में दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए, अशोक गहलोत साहब के लिए राजस्थान में एक ये चुनाव का जनादेश जो है वो फिर से एक मजबूती दे सकता है, एक सीमेंटिंग फोर्स का काम कर सकता है ये चुनाव, कि मिलजुल कर अगर हम लड़ेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी का कामयाब ढंग से, कारगर ढंग से मुकाबला कर सकेंगे। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन दोनों सूबों में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की अपनी सरकार है जो बहुत कंफर्टेबल है, पिछली बार सबसे अधिक उसने सीटें पाई थीं, सबसे बेहतर परफॉर्म किया था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल की अगुवाई में। और मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल सरकार अभी भी कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स इन सेंट्रल इंडिया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी को भी इस जनादेश से एक मनोबल उसका हाई होगा, और वहां के कार्यकर्ताओं को चुनावी तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में और एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने में मैं समझता हूं कि एक ताकत मिलेगी, एक जन समर्थन बढ़ाने में, उनको मोबिलाइज करने में लोगों को एक ऊर्जा मिलेगी। और जो इसका जो सबसे बड़ा निहितार्थ है इस चुनाव का, कि पूरे देश में 2024 की जो बड़ी जंग है, बड़ी जो सियासी जंग है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी पहलकदमी करने के लिए एक आधार मिला है। अन्य विपक्षी दलों को भी कांग्रेस पार्टी के इनिशिएटिव को अब गंभीरता पूर्वक ही नहीं बल्कि आदर के साथ उसको लेना पड़ेगा। और ये ताकत जो है कांग्रेस पार्टी की, ये काफी वर्षों के बाद इस तरह से जुटती हुई दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मिजाज को ही नहीं बदला है बल्कि अपने राजनीतिक विचार को भी बदला है। और रायपुर की जो पार्टी कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके जो प्रस्ताव हैं वो पार्टी को एक अलग धरातल पर ले जा रहे हैं। ये पार्टी पहले सामाजिक न्याय के इश्यूज पर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाती थी, लेकिन इन दिनों दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, महिलाओं को बड़े स्तर पर एकजुट करने के लिए ये कदम बढ़ाती दिख रही है, और उसके लिए ये वैचारिक आधार भी तैयार कर रही है। तो ये पहलू मैं समझता हूं कि इस चुनावी जनादेश का और इसका जो निहितार्थ है वो इसको रेखांकित करता है। तो दोस्तों, न्यूज़ मंथन में आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।